हेलो फ्रेंड्स डाल्टन साहब ने अपने परमाणु सिद्धांत में एक बात कही थी कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, यानी हम उसे और तोड़ नहीं सकते, वो अविभाज्य होता है। उनकी ये बात काफी दिनों तक सच साबित हुई थी, लेकिन जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, यानी कि रदरफोर्ड ने परमाणु के ऊपर एक अल्फा प्रकीर्णन नाम का प्रयोग किया, तो ये इस प्रयोग ने रदरफोर्ड के इस प्रयोग ने डाल्टन साहब के बात को गलत साबित कर दिया। तो आइए देखते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने डाल्टन साहब की बात को कैसे गलत साबित कर दिया। फ्रेंड्स, रदरफोर्ड साहब ने सोने का एक परमाणु लिया, सोने का एक पतली, मतलब कि पतला उन्होंने चादर लिया, तब हम उसको पन्नी कह सकते हैं, बहुत पतला। सोने को आप जानते हैं कि सोने में जो है सोना बहुत अधिक आघातवर्धनीय होता है, इसको पीट करके बहुत पतली चादरें बनाई जा सकती है। इसलिए रदरफोर्ड ने सोने का पतली पन्नी यानी कि सोने का परमाणु लिया था और उस पर रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग में क्या किया था कि सोने के इस परमाणु पर गामा किरणों की बौछार कर दी थी। फ्रेंड्स, ये जो गामा किरणें हैं ये रेडियो धर्मी किरणें कहलाती हैं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव पदार्थों जैसे कि यूरेनियम, थोरियम आदि से निकलती है और इन किरणों की भेदन क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है, अधिकतम होती है, किसी भी चीज को भेदते हुए जा सकते हैं। इसलिए रदरफोर्ड ने गामा किरणों का प्रयोग किया था। रदरफोर्ड सोने के इस परमाणु पर गामा किरणों की बौछार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ऐसे जब किरणें जा रही थी तो परमाणु से होते हुए सीधी निकल जा रही थी, किरणें सीधी निकल जा रही थी, इधर से जा रही थी सीधी निकल जा रही थी ऐसे। तो लगभग 90% किरणें जो है 90% किरणें सीधी निकल जा रही थी। तो रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला, वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला होता है, तभी तो किरणें सीधी निकल जा रही है। फिर रदरफोर्ड यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं, वो अपने प्रयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। वो किरणों को और थोड़ा बीच में से, मतलब और नजदीक से गुजरने लगे, वो किरणों को और नजदीक से प्रेषित किए। तो देखिए, उन्होंने देखा कि जो किरणें हैं वो जब बीच में से जा रही हैं, थोड़ा बीच में से जा रहे हैं, तो वो किरणें बीच में पहुंचने के बाद वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से वो विचलित होती, सीधे नहीं जाती, वो थोड़ा सा अपने पथ से हट के विचलित हो जाती है। ऊपर से भी इसी प्रकार से होता है। फ्रेंड्स, ये जो गामा किरणें होती हैं ये धन आवेशित होती हैं, इन पर धन आवेश होता है और धन आवेश जो है, धन आवेशित किरणें अपने पथ से विचलित हो जा रही हैं, यानी कि यहाँ पे बीच में जो भी वस्तु है जिसके चलते ये किरणें विचलित हो जा रही हैं वो जरूर धन आवेशित है। यानी कि रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के जो बीच में जो भी वस्तु है वो धन आवेशित है। रदरफोर्ड अपने प्रयोग को आगे बढ़ाते गए, उन्होंने देखा कि इस प्रकार से जो किरणें अपने पथ से विचलित हो रही थी, लगभग 9% किरणें जो है अपने पथ से विचलित होती चली गई। बाद में आगे जाकर के वो अपने प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए क्या किया कि उन्होंने एक किरण जो है परमाणु के बिल्कुल बीच में से प्रेषित किया, जो किरण वहां से बीच में पहुंचने के बाद टकरा करके पुनः अपने पथ पे वापस लौट गई। इस घटना से रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के बीच वाला जो भाग है वो ठोस होता है, परमाणु के बीच का जो भाग होता है वो ठोस होता है और रदरफोर्ड साहब ने उस ठोस भाग को नाभिक का नाम दिया। फ्रेंड्स, परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड साहब ने ही किया था। उस ठोस भाग को नाभिक का नाम दिया रदरफोर्ड ने और कहा कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो धन आवेशित होता है। फ्रेंड्स, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अब जबकि ये बात साबित हो गई कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और उसके बीच में नाभिक होता है, फिर भी परमाणु में जो द्रव्यमान होता है, तो इससे यह बात साफ है कि परमाणु का जो द्रव्यमान है, संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में ही स्थित होता है, क्योंकि बाहर का जो भाग है परमाणु का वो खोखला होता है, तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है। फ्रेंड्स, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की। उसके बाद आए गोल्डस्टीन ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया और वो डायरेक्ट परमाणु के नाभिक पर रिसर्च करने लगे। नाभिक का रिसर्च करने के दौरान उन्होंने प्रोटॉन कणों का खोज किया। फ्रेंड्स, प्रोटॉन जो कण होते हैं वो परमाणु के मूल कण होते हैं और उसका खोज, उन प्रोटॉन कणों की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन इस
उन कणों का नामकरण प्रोटॉन रदरफोर्ड ने ही किया था। गोल्डस्टीन ने केवल उन कणों की खोज की है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, लेकिन प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने रखा था। उसके बाद गोल्डस्टीन के बाद आते हैं जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक भी नाभिक के ऊपर रिसर्च करते हैं, जो नाभिक के अंदर से न्यूट्रॉन की खोज करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। उसके बाद आते हैं जे थॉमसन साहब। जे थॉमसन साहब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं और वो परमाणु पर रिसर्च करने के दौरान वो इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की गई थी गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक के द्वारा, वो दोनों कण परमाणु के नाभिक के अंदर की गई थी, उन दोनों कणों की खोज। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में होते हैं। फिर जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन कणों की जो खोज की थी, वो कण परमाणु के नाभिक के बाहर यानी कि परमाणु के इस घेरे के अंदर, जिसे कि हम कक्षा कहते हैं, तो परमाणु की कक्षाओं में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। फ्रेंड्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के मूल कण होते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर परमाणु के अंदर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते रहते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमाणु का कुछ इस प्रकार का संरचना होता है, जिसमें कि परमाणु के बीच में नाभिक होते हैं और इस नाभिक में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फ्रेंड्स, नाभिक के बाहर इस प्रकार के दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इस प्रकार से नाभिक के बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फ्रेंड्स, प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है। प्रोटॉन का चार्ज या आवेश पॉजिटिव आवेश होता है, धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक आवेश होता है, निगेटिव। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन कण आवेशहीन होते हैं। न्यूट्रॉन कण आवेशहीन होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि परमाणु जो है, परमाणु वास्तव में परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। अब इसका कारण क्या है कि परमाणु के अंदर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। परमाणु में धन आवेशित कणों की संख्या जितनी होती है, परमाणु के अंदर ऋण आवेशित कणों की संख्या भी उतनी ही होती है। यानी कि परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉनों की संख्या भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही होती है। यानी कि परमाणु के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से परमाणु का जो कुल आवेश है वो शून्य होता है। परमाणु आवेशहीन होता है। परमाणु पर का कुल आवेश शून्य होता है, क्योंकि परमाणु के अंदर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग, जिसे हम लोग अल्फा स्कैटरिंग भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला वीडियो होगा वो स्पेशली परमाणु संरचना के ऊपर होगा। उसमें हम देखेंगे कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से स्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी दूसरों को भी मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।